आज का जो टॉपिक है वो प्राचीन भारत से संबंधित है, यानी कि जो सारी कहानी है वो दोबारा से रिपीट करने की कहानी है। और इसमें जो प्राचीन भारत है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक्स आता है वह है प्रागैतिहासिक काल या स्टोन एज। और प्रागैतिहासिक काल या स्टोन एज या पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और पुरापाषाण काल को भी हमने अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। उसके बाद आपका आता आदि ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसमें लेखन था लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते थे। और प्रागैतिहासिक काल में ना तो लेखन था और ना ही उसे पढ़ने की कोई जानकारी थी। ठीक है। ऐतिहासिक काल जिसमें हम लेखन को देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्पेशल स्रोत हैं वो पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत में देख सकते हैं अभिलेख, सिक्के, मृदुवाण, मोहरें, स्मारक, मूर्तिकला, चित्रकला। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण। भारत के पर्याय के रूप में इस्तेमाल इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। फारस यानी ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी और इस प्रदेश को सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहा था। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरिया से मानी जाती है। इस शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास को पंचम वेद कहा गया है। 1817 में स्कॉटलैंड के निवासी जेम्स मिल ने 3 भागों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक में इतिहास का प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में बांटा है। 1904 में ऑक्सफोर्ड क्लॉरेन प्रेस से वी.ए. स्मिथ लिखित अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो जेम्स मिल ने जो भारत का इतिहास 3 भागों में डिवाइड किया है वो ये है: प्राचीन भारत 5 लाख BC से 1200 AD तक, मध्यकालीन भारत 1200 AD से लेकर 1700 AD 7 तक AD तक, आधुनिक भारत 1707 से लेकर 1950 AD तक है। और स्टोन एज के बाद जो भारत का एक सामान्य इतिहास है वो कुछ इस तरीके से हमने लिखा है समझने के रूप में। जैसे कि पाषाण काल है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में डिवाइड है। उसके बाद ताम्र पाषाण काल है और ताम्र पाषाण काल के अंत में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल और मगध का उदय आता है। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, हर्ष काल, राजपूत काल, महमूद गजनवी व मोहम्मद गौरी। तो यहाँ तक प्राचीन भारत हो जाता है। फिर दिल्ली सल्तनत, मुग़ल साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ तक मध्यकालीन भारत हो जाता है। 1857 की क्रांति, 1885 कांग्रेस, 1947 स्वतंत्रता। अभी हमारा जो टॉपिक है वो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है, क्योंकि उससे पहले के जो टॉपिक्स हैं उसका वीडियोस मैंने यूट्यूब पर रख दिया है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। और इसकी जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की जो सीमाएँ हैं, मांडा है उत्तर में, दैमाबाद है दक्षिण में, आलमगीरपुर है पूरब में और सुतकांगडूर है पश्चिम में। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार और। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी। हड़प्पा नगर की खोज और उसके प्राप्त हुए तत्वों का वर्णन करें। तो हड़प्पा नगर के बारे में पहले ही मैंने बता दिया, थोड़ा सा और वेरीफाई से कर देता हूँ। तो 1921 में दयाराम साहनी ने इस नगर की खोज की। 1826 में चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता के हड़प्पा नगर के टीले से कुछ ईंटें प्राप्त की, जिससे ये सभ्यता की जानकारी स्थापित हुई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से बहुत सारे हमें एविडेंस भी मिले हैं जो बताते हैं कि ये सभ्यता कितनी विकसित, कितनी मजबूत और कितनी स्थायी थी। लेकिन प्राकृतिक तत्वों के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया और इसके जो चिन्ह हैं वो हमें 1921 से मिलना आरंभ हुए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कब्रिस्तान मिला, इसका मतलब वहाँ पर मुर्दों को दफनाया भी जाता था। ऐसी मुद्रा मिली है जिसमें मुद्रा पर सिर के बल खड़ी नग्न नारी का चित्र अंकित है, जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है, जिसको उर्वरता की देवी कहा गया है। गठिया के रोग के एविडेंस मिले हैं, अभिलेख मिले हैं जो मोहरों में युक्त हैं। ठीक है। हड़प्पा नगर का जो ऐतिहासिक शहर है उसका नाम है मोहनजोदारो।
जो सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला, जिसे सिंध का बाघ भी कहा जाता है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इस नगर की खोज की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की जो दूरी है वो 640 किलोमीटर की है। ये नगर भी दो भागों में डिवाइड था। पूर्वी भाग को नगर टीला और पश्चिमी भाग को दुर्ग टीला कहा जाता था। दुर्ग टीले से कुषाण काल में निर्मित स्तूप का साक्ष्य भी मिलता है। इस कारण दुर्ग टीला को स्तूप टीला भी कहा जाता है। इस नगर के दुर्ग वाले क्षेत्र से वृहद स्नानागार, सभागार, पुरोहितों का आवास आदि प्राप्त हुए हैं। वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध स्मारक है। जॉन मार्शल ने वृहद स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ये 11.9 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.44 मीटर गहरा है। वृहद स्नानागार के पश्चिम में बने भवन को मार्टिमर महोदय व्हीलर ने अन्नागार की उपमा दी है। अन्नागार मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक और प्रसिद्ध और सबसे बड़ी इमारत है। ये इमारत 45.71 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी है। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने हैं। प्रत्येक भवन में रसोईघर, कुएं, आंगन, स्नानगृह, ढकी हुई नालियाँ मिली हैं। इस नगर की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें हैं। नगर की प्रमुख सड़क 9.15 चौड़ी यानी लगभग 30 फीट थी चौड़ी। नगर को सुमेरियन प्रकार की नाव चित्रित मुद्रा प्राप्त हुई है। 40 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर मानवों को यानी कि मुर्दों को जलाया जाता था और हड़प्पा नगर में दफनाया जाता था। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, एक मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। गले हुए ताबीज के ढेर मिले हैं। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति को दो भागों से युद्ध करते हुए दिखाया गया है। एक श्रृंगी बैल की आकृति युक्त मोहर मिली है। हाथी का कपालखंड, सर्वाधिक भारी बटखरा, तांबे की हेयर पिन। अगला नगर है आपका चनूदड़ो और इस नगर की खोज 1931 में N.G. मजूमदार ने की थी। ये नगर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर मोहनजोदड़ो से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में स्थित था। 1935 में अर्नेस्ट मैके ने इस नगर का उत्खनन कार्य कराया था। इस नगर को हड़प्पा संस्कृति के तीनों चरणों प्राग, विकसित उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं। इस नगर से झूकर झाकर संस्कृति के साक्ष्य भी मिलते हैं। इस नगर की प्रमुख सड़क 7.5 मीटर चौड़ी थी। मकान पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। नालियाँ भी पक्की ईंटों की बनी होती थी। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, एक अलंकृत हाथी, 2 बड़े जार, 3 मगरमच्छ और 2 मछलियों वाली मुद्रा, 4 पहियों वाली एक गाड़ी, कंघा, उस्तरा, 3 बड़े टीले, लिपस्टिक के साक्ष्य, वक्राकार ईंटों का पाया जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मन के बनाने का कारखाना, सुरमा, काजल, ईंटों पर एक बिल्ली का पीछे करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान, यानी कि उस समय में कुत्ते बिल्ली भी उपस्थित थे। ये एक ऐसा नगर है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। इस नगर में दुर्ग नहीं है। ये इस नगर की प्रमुख विशेषता है। इस नगर में दुर्ग नहीं है। लोथल के बारे में देख लेते हैं। ये नगर गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में सरागवल नामक ग्राम के नज़दीक भोगवा और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। ये नगर हड़प्पा सभ्यता समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है। 1954 में S.R. राव ने इस नगर की खोज की थी। 1957-58 के बीच S.R. राव ने ही के निर्देशन में इसका उत्खनन आरंभ हुआ। इस नगर को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का नगर। इस नगर की गढ़ी और नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। और यहाँ से जो मिला है, कांसे की सुई, शंख, गुरिल्ला की मृण मूर्ति और मम्मी का मॉडल, नाव के चित्र युक्त मोहर, पकी हुई ईंटों का बना बंदरगाह। ये विश्व के प्राचीनतम ज्ञात गोतीवाड़ा है, यानी कि यहाँ से समुद्री व्यापार होता था। धान और बाजरे के साक्ष्य, फारस की मोहरें और पक्के रंग से रंगे हुए पात्र, एक हाथी दांत का पैमाना, एक सीप का बना पैमाना, रंगाई का कुंड और सूती वस्त्र। धौलावीरा की बात कर लेते हैं। इस नगर की खोज 1967-68 में J.P. जोशी ने गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा नामक स्थल की खोज की थी। 1990-91 में R.S. वेस्ट ने इस नगर का उत्खनन कार्य कराया। ये नगर आयताकार था जो 3 भागों में विभाजित था। प्रथम दुर्ग, द्वितीय मध्यम नगर और तीसरा निचला नगर। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद कुआं, धौला का अर्थ सफ़ेद और वीरा का अर्थ कुआं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नगर से हड़प्पा सभ्यता की तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। नगर में निवासी उन्नत जल प्रबंध में दक्ष थे। एक जलाशय मिला है जिसका आकार 80.4 × 12 × 7.5 मीटर था। नगर से स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। कच्छ की खाड़ी में स्थित जूनीकरण से भी स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं।
सुनामी जैसे समुद्री तूफान के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। नेवले की मूर्ति, गिरगिट के घोड़े की कलाकृतियाँ और बड़ी संख्या में पॉलिशदार श्वेत पाषाण प्रमुख हैं। एक सूचना पट मिला है जिस पर 10 बड़े अक्षर प्राप्त हुए हैं। अब आ जाता है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। इस नगर की खोज एन घोष ने राजस्थान के गंगानगर जिला, वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित इस नगर की खोज 1953 में एन घोष ने की थी। 1960-61 में डॉक्टर बीबी लाल और बी के थापर ने इस नगर का उत्खनन कार्य कराया। कालीबंगा का अर्थ मैंने बता दिया है। इस नगर से भी 2 टीले प्राप्त हुए हैं जो रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे। पश्चिमी टीला छोटा और पूर्वी टीला बड़ा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगन प्रथम कहा गया है। और कालीबंगा से जो प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों चरणों के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा से प्राक सैंधव काल के संबंधित एक जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट है। एक ही खेत से 2 फसलों के उगाने और जालीदार जुताई किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। कम दूरी की गहराई में चना और अधिक दूरी की गहराई में सरसों बोने के साक्ष्य मिले हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। भवन कच्ची ईंटों के मिलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन नालियाँ, कुएँ और स्नानागार पक्की ईंटों के बने हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नालियाँ लकड़ी की बनी हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कालीबंगा की विशेषता है। दुर्ग के द्विभागीकरण करने का एकमात्र साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। 7 हवनकुंड या वेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी कालीबंगा से मिलते हैं। युग्म स्वाधान के साक्ष्य, यानी कि 2 लोगों को एक साथ दफनाने की प्रक्रिया। ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य, हाथी दांत की कंघी के साक्ष्य, लेख युक्त बर्तन के साक्ष्य, पैर से चालित चक्की के साक्ष्य, अंडाकार कब्र के साक्ष्य। एक बालक का कपाल खंड मिला है जिसमें 6 खंड या छेद मिलते हैं। एक उस्तरा मिला है जो सूती वस्त्र से लिपटा हुआ है। 2 मरण पट्टिका के साक्ष्य मिले हैं जिस पर सींग युक्त देवता का चित्र अंकित है। तो कालीबंगा में जो भवन कच्ची ईंटों के बने हैं उसकी वजह ये है कि राजस्थान एक गर्म क्षेत्र है और अगर से पक्के पत्थर के बनाएंगे तो वो गर्म होने में और ठंडे होने में समय लेते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।